Hello guys, so today we will continue chapter The Enemy and आज इसे हम कंप्लीट करेंगे. So let's continue from where we left in last video. You did excellency, सदाव said. सदाव ने कहा कि आपने ये किया था एक्सीलेंसी. तो जब जनरल हैं वो सदाव से कहते हैं कि क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए मार दूंगा, जो अमेरिकन है उसे. तो जनरल कहते हैं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपने किलर्स भेजूंगा, अपने असैसिन्स भेजूंगा उस अमेरिकन को मारने के लिए. क्या मैंने तुमसे ये प्रॉमिस नहीं किया था? तो जो सदाव हैं वो कह रहे हैं कि यू डिड एक्सीलेंसी, आपने मुझसे ये प्रॉमिस किया था सर. एक्सीलेंसी एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है जो जनरल के लिए यूज़ कर रहे हैं सदाव. सो वेल द ओल्ड मैन स्टैंड सैड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट. तो जो ओल्ड मैन हैं यानी जो जनरल हैं उन्होंने कहा कि अच्छा. सैड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है एक सरप्राइजिंग टोन में, तो उन्होंने एक सरप्राइजिंग टोन में ये बात कही है. सो आई डिड, तो अच्छा मैंने ये बात प्रॉमिस किया था. बट यू सी, पर तुम देख रहे हो, आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, कि मैं कितना बीमार था या मैंने कितना दुख झेला है इस बीमारी के अंदर. द ट्रूथ इज, और सत्य बात तो ये है या सच ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू. तो जो जनरल है वो सदाव से कहते हैं कि आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, कि मैं अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोच पाया इस दौरान, यानी जब मैं ये दुख झेल रहा था, यानी बीमार था, सफ़र कर रहा था, मेरा ऑपरेशन हुआ है जो. सो इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में कहूँ यानी छोटे शब्दों में कहूँ मैं, आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, यानी जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था उसे मैं भूल गया था, या मैंने तुमसे जो प्रॉमिस किया था उसे मैं भूल गया. आई वंडर्ड फॉर योर एक्सीलेंसी, सदाव मर्मर्ड. तो सदाव है वो कह रहे हैं कि आई वंडर्ड, यानी मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ इस बात से, योर एक्सीलेंसी. सदाव मने थोड़ा धीरे धीरे बोली ये बात. सदाव मर्मर्ड होता है तो धीरे बोलना, स्लोली बोलना कोई बात. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड. तो जनरल ने कहा कि ये तो निश्चित रूप से, यानी ये सर्टेन है बात कि ये काफ़ी लापरवाही है मेरी. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रोटिज्म और डीरेलिकेशन ऑफ ड्यूटी. सो पैट्रोटिज्म होता है जो एक देशभक्ति की भावना होती है, उसे पैट्रोटिज्म कहते हैं, पैट्रोटिज्म. एंड डीरेलिकेशन होता है एक केयरलेसनेस, यानी ऑफ ड्यूटी, यानी आपकी कोई ड्यूटी हो, आपका कोई कर्तव्य हो तो उसमें आप केयरलेस हो, यानी उसमें आप लापरवाही कर दें. तो जर्नल हैं वो सदाव से कहती है कि इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, कि ये बात निश्चित है यानी सर्टेन है कि ये काफ़ी लापरवाही हुई है मुझसे. बट यू अंडरस्टैंड, पर तुम समझ सकते हो, इट वाज नॉट लैक ऑफ पैट्रोटिज्म, यानी ये कोई देशभक्ति की भावना मेरे अंदर कम नहीं है, यानी उसकी कमी नहीं है. और डीरेलिकेशन ऑफ ड्यूटी, और यानी मैं अपनी ड्यूटी में मैंने कोई कमी की है या ड्यूटी में कोई लापरवाही बरती है, ऐसा भी नहीं है. ही लुक्ड एंक्शियसली एट हिज डॉक्टर. तो वो काफ़ी बेचैनी से, एंक्शियसली मीन्स होता है काफ़ी बेचैन हो आप, एक हड़बड़ाहट हो. सो ही लुक एंक्शियसली एट हिज डॉक्टर, उन्होंने अपने डॉक्टर की तरफ काफ़ी एंक्शियस वे में देखा. इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू. तो उन्होंने डॉक्टर की तरफ देखा और उनसे कहा कि अगर ये मामला बाहर आया, यानी कि वो अमेरिकन भाग गया है, कि तुमने मुझसे कहा था और मैंने कहा था कि मैं असैसिन भेजूँगा पर मैं नहीं भेज पाया और वो भाग गया, तो ये अगर मामला बाहर आया, इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू. तो जनरल सदाव से कहती हैं अगर ये मामला बाहर आया तो क्या होगा, तुम समझ सकते हो, यानी तुम देख रहे हो क्या होगा. सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव से. तो सदाव ने कहा कि निश्चित रूप से सर, या सर्टेनली एक्सीलेंसी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि क्या होगा अगर ये मामला बाहर आया तो. ही सडनली कंप्रहेंडेड दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड दैट एज ए कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ. सो ही सडनली कंप्रहेंड होता है अंडरस्टैंड करना, किसी बात को समझ जाना. पाम ऑफ हिज हैंड मीन्स अपने हाथों में होना या मुट्ठी में होना. कंसिक्वेंस होता है किसी चीज़ का परिणाम या नतीजा निकले, एट द एंड जो भी रिजल्ट आए उसका. परफेक्टली सेफ मीन्स बिल्कुल सेफ था वो. सो ही सडनली कंप्रहेंड, तो जब सदाव थे उनको अचानक से ये बात समझ आई या उन्होंने ये कंप्रहेंड किया, ये बात अंडरस्टैंड की उन्होंने, दैट द जनरल वाज इन द पाल्म ऑफ हिज हैंड, कि जो जनरल थे वो अब उनकी मुट्ठी में थे, यानी उनके हाथों में थे, उनके कंट्रोल में थे. पाम ऑफ हिज हैंड को आप कह सकते हैं कि वो उनके कंट्रोल में थे.
तो उनकी मुट्ठी में थे। एंड दैट एज ए कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ, और इसका ये नतीजा था, यानी जनरल उनकी मुट्ठी में थे तो इसका ये परिणाम था कि वो पूरी तरह से सुरक्षित थे, यानी जो सदाऊ है उन्हें अब कोई भी डर नहीं है। आई कैन स्वेयर टू यू लॉयल्टी सर, आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी। तो जो जील होता है वो होता है एक एंथुजियाज्म, यानी एक उत्साह होता है जो आप दुश्मन से लड़ते हुए दिखाते हैं। यानी जब एनिमी के साथ आपकी कोई फाइट होती है, वॉर होता है, तो उसके अंदर जो आपकी एक आपके अंदर एक स्पिरिट होती है, एक एंथुजियाज्म होता है, एक उत्साह होता है, उसे जील कहते हैं। तो जो सदाऊ हैं, जब वो जान गए कि अब जनरल कुछ नहीं कर सकते, वो मेरी मुट्ठी के अंदर हैं, वो कंट्रोल में है मेरे बिल्कुल, तो उन्होंने जनरल से कहा कि आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सलेंसी, कि मैं कसम खाता हूँ आपकी, मैं आपकी जो लॉयल्टी है उसकी मैं कसम खाता हूँ। लॉयल्टी होते हैं वफ़ादारी। तो सदाऊ ने जनरल से कहा कि मैं आपकी वफ़ादारी की कसम खा सकता हूँ, यानी मैं आपके प्रति वफ़ादार रहूँगा। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, उन्होंने ओल्ड जनरल से कहा, एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और इस बात की भी कि आपके अंदर अभी भी जो एनिमी से लड़ने का, फाइट करने का जो है एंथुजियाज्म है, एक स्पिरिट आपके अंदर जील है, तो उसकी भी मैं कसम खा सकता हूँ। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड, तो जनरल ने धीरे से कहा, या स्लो आवाज़ में, बिल्कुल एक धीमी आवाज़ में कहा कि यू आर ए गुड मैन, कि तुम एक अच्छे आदमी हो। एंड क्लोज द आइज, और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डर, उन्होंने कहा कि तुम्हें इसका रिवार्ड मिलेगा, तुम्हें इसका पुरस्कार मिलेगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ द ब्लैक इन द ट्वाइलाइट सी दैट नाइट हैड इज रिवॉर्ड, पर सदाओ जब वो एक ब्लैक स्पॉट सर्च कर रहे थे उस शाम को, जो रोशनी बिल्कुल कम थी, बिल्कुल धीमी रोशनी थी, तो जब वो सी के अंदर उस रात को एक ब्लैक स्पॉट को सर्च कर रहे थे, यानी ढूंढ रहे थे, तो उन्हें अपना रिवार्ड था वो मिल चुका था। अब वो क्या रिवार्ड मिल चुका था उन्हें, क्या पुरस्कार था जो मिल चुका था, वो हम आगे देखते हैं। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, डस्क होता है जो बिल्कुल धीमी लाइट हो या डिम लाइट हो, शाम की, जब शाम को या रात को जब बिल्कुल कम रोशनी होती है तो उसे डस्क कहते थे हम। ट्वाइलाइट होता है वो भी एक धीमी रोशनी होती है, बिल्कुल जो चांदनी होती है, चांद की बिल्कुल, मून की बिल्कुल हल्की हल्की लाइट आती है, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, प्रिक ऑफ लाइट होते हैं एक शार्प लाइट, तो यहाँ प्रिक ऑफ लाइट यूज़ किया जो टॉर्च सदाओ ने अमेरिकन को दी थी उसकी लाइट के लिए। तो वहाँ पे कोई भी प्रिक ऑफ लाइट, यानी कोई भी शार्प लाइट नहीं थी इस धीमी रोशनी के अंदर। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, और इस बात से ये पता चलता था कि आइलैंड पे कोई भी नहीं था। अगर कोई होता तो वो, अगर अमेरिकन आइलैंड पे होता तो वो टॉर्च की रोशनी करता, क्योंकि सदाओ ने उसे कह रखा था ये बात कि अगर तुम वहाँ पे हो तो शाम को जब ट्वाइलाइट हो, यानी जब बिल्कुल धीमी रोशनी हो, शाम हो, जब हॉरिजन पे सूर्य छिप रहा हो, तब तुम ये बैटरी से एक लाइट मेरी तरफ करना। तो अब कोई लाइट नहीं आ रही थी वहाँ से, यानी जो बैटरी थी, जो टॉर्च थी, उसकी कोई भी लाइट नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि वो जो अमेरिकन था वो वहाँ से जा चुका था। सो नो वन वाज ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गोन, उनका जो प्रिजनर था वो जा चुका था। सेफ डाउटलेस, और इस बात में कोई भी डाउट नहीं था कि वो सेफली जा चुका था। फॉर ही हैड वार्न हिम टू वेट ओनली फॉर द कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि जो सदाओ थे उन्होंने अमेरिकन को वार्न किया हुआ था कि तुम सिर्फ कोरियन बोट के लिए, जो कोरियन फिशिंग बोट आएगी उसके लिए वेट करना सिर्फ। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरेंडा, वो कुछ देर के लिए वरेंडा जो बरामदा होता है उसके अंदर रुके। गेजिंग आउट टू सी, और उन्होंने जो सी है उसकी तरफ देखा। फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, तो जो सी का किनारा था जहाँ से वो यंग मैन आया था उस रात को, दैट अदर नाइट, जिस रात को वो उनसे मिला था वहाँ पे पानी के अंदर गिरा पड़ा। एंड इन टू हिज माइंड, और अपने माइंड के अंदर, ऑल दो विदाउट रीज़न, यानी कोई रीज़न नहीं था इस बात का, फिर भी देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, तो उनकी आंखों के सामने दूसरे जो वाइट फेसेस हैं, यानी जो अमेरिकन के चेहरे हैं, वो उनकी आंखों के सामने आए, और इस बात का कोई रीज़न नहीं था, फिर भी उनकी आंखों के सामने वो वाइट फेसेस आ रहे थे। ही हैड नोन, जिन्हें वो जानते थे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हना, तो उनकी आंखों के सामने जो चेहरे आ रहे थे उनमें किन किन के थे। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हिना, वो प्रोफेसर जिनके घर में वो हना से मिले थे, अपनी वाइफ से। ए डल मैन, यानी एक डल मैन, एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉलकेटिव वुमन, और एक डल मैन और उनकी जो वाइफ थी जो कि एक सिली टॉलकेटिव वुमन थी, एक काफ़ी मूर्ख बातूनी महिला थी जो बहुत ज़्यादा बोलती थी।
इन स्पाइट हर विश टू बी काइंड, यानी उनकी जो विश थी, यानी कि वो दयालु दिखाने की कोशिश करती थी, काइंड दिखने की वो ट्राई करती रहती थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, और उन्होंने अपने एक जो ओल्ड टीचर थे अमेरिका में एनाटॉमी के, जो बॉडी की स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर जो एनाटॉमी होती है, तो उसके जो टीचर थे उन्होंने उनको याद किया। वो हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, तो वो काफ़ी इंसिस्टेंट थे, यानी वो लगातार वो बार बार इंसिस्ट करते रहते थे इस बात के लिए कि ऑन मर्सी विद द नाइफ, तो नाइफ के साथ हमें काइंडली बिहेव करना चाहिए, इस बात के लिए वो काफ़ी इंसिस्ट करते रहते थे। एंड देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड सैटर्नली लैंडलेडी। फैट मतलब मोटा, और जो सैटर्नली होता है जो काफ़ी अनटाइडी हो, यानी क्लीन ना हो, आप डर्टी कह सकते हैं इसको। और आखिर में देन ही रिमेंबर द फेस ऑफ हिज फैट एंड सैटर्नली लैंडलेडी, और उनको याद आया अपनी जो लैंडलेडी थी, यानी जो घर जहाँ वो रहते थे, उसकी जो मकान मालकिन थी जहाँ वो किराए पर रहते थे, उसका जो फैट यानी मोटा, और जो सैटर्नली यानी जो गंदा चेहरा, जो अनटाइडी लैंडलेडी का, ये फेस याद आया उन्हें। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका, उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी अमेरिका के अंदर एक रहने के लिए कमरा ढूंढने में, या रहने के लिए कोई भी जगह ढूंढने में। बिकॉज ही वाज ए जैपनीज़, क्योंकि वो एक जैपनीज़ थे। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस होता है बायस्ड होना, यानी किसी के प्रति गलत फीलिंग रखना, या एक डबल स्टैंडर्ड रखना, दोगला व्यवहार करना। सो द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, तो अमेरिकन वो फुल ऑफ बायस थे, प्रेजुडिस से भरे हुए थे। एंड इट हैज़ बीन बिटर टू लिव इन इट, और इसके अंदर रहना, इसके अंदर जीवन जीना, अपना लाइफ को कंटिन्यू करना काफ़ी बेटर था, यानी काफ़ी मुश्किल था। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, क्योंकि वो जानते थे कि वो उनसे सुपीरियर हैं, यानी जैपनीज़ हैं, वो अपने आप को अमेरिकन से सुपीरियर मानते हैं, तो सदाऊ भी ये मानते थे, तो वो जानते थे कि वो उनसे सुपीरियर हैं। ये जानते हुए वहाँ पे इस तरीके से रहना ये काफ़ी बेटर था, यानी काफ़ी मुश्किल था। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन who had at last consented to the house him in her miserable home. So despise होता है hated, किसी से नफरत करना। So how he had despised, यानी उन्होंने कितनी हेट की थी या कितनी नफरत थी उन्हें। द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमन, जो इग्नोरेंट है यानी इग्नोरेंट थी, वो ध्यान नहीं देती थी बात पे। एंड डर्टी ओल्ड वुमन, जो बूढ़ी गंदी महिला थी, वो हैड एट लास्ट कॉन्सेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। तो जो बूढ़ी गंदी महिला थी जिन्होंने फाइनली कॉन्सेंट किया था, यानी जिन्होंने फाइनली उन्हें रहने के लिए कमरा दे दिया था, इन हर मिजरेबल होम, अपने जो मिजरेबल होता है दुख भरा या बिल्कुल जो गंदा पैलेस हो, तो अपने जो बिल्कुल बुरी जगह पे रहने के लिए उन्होंने फाइनली कॉन्सेंट दे दी थी उस ओल्ड वुमन ने। तो इस बात से सदाऊ थे वो काफ़ी डिस्पाइज हुए थे, काफ़ी हेट थी उनको वहाँ पे रहने में। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza. तो जो सदाऊ थे वो सोच रहे हैं कि एक बार उन्होंने he had once tried to be grateful, तो एक बार उन्होंने ग्रेटफुल होने का या उनका एहसान जताने की कोशिश की थी to her, जो ओल्ड लेडी थी उनको, because she had इन लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, क्योंकि जो उनका लास्ट ईयर था अमेरिका के अंदर सदाऊ का, उस साल उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया था, एक बीमारी हो गई थी इन्फ्लुएंजा की। तो उसमें जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने उनको नर्स किया था, यानी काफ़ी सेवा किया था, उनकी काफ़ी सेवा की थी। तो सदाऊ थे वो उनका एहसान जताना चाहते थे इस बारे में, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, पर ये काफ़ी मुश्किल था। फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। रिपल्सिव होता है हेटफुल होना या नफरत करना किसी से। तो बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, पर ये काफ़ी मुश्किल था उनका एहसान जताना, क्योंकि शी वॉज नो लेस रिस्पॉन्सिव इन इट टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वो उनके प्रति या उनके लिए बिल्कुल भी कम हेटफुल नहीं थी, उनकी जो काइंडनेस है उसके अंदर भी, यानी वो काइंडनेस दिखाती थी, वो अपनी दयालुता दिखाती थी, उसके अंदर भी वो हेटफुल थी। नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। हैगर्ड होता है जो लीन एंड थिन होता है, यानी काफ़ी पतला, बिल्कुल मुरझाया हुआ, बिल्कुल जैसे हड्डियां दिख रही हों, सो बिल्कुल कमज़ोर चेहरा, बिल्कुल पतला चेहरा, उसे हैगर्ड फेस कहते हैं।
सो नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर। तो अब आखिर में उन्होंने किसे याद किया, जो अपना यूथफुल था यानी जवान चेहरा, बिल्कुल यूथफुल, और जो पतला लीन चेहरा था अपने प्रिजनर का यानी जो अमेरिकन का, उस फेस को उन्होंने याद किया। वाइट एंड रिपल्सिव, जो कि वाइट भी था और रिपल्सिव भी था यानी हेटफुल भी था। स्ट्रेंज ही थॉट, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम। तो जो सदाऊ थे आखिर में उन्होंने सोचा कि स्ट्रेंज, कि ये कितनी अजीब बात है। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैं आश्चर्य कर रहा हूँ इस बात पे, ये बिल्कुल सरप्राइजिंग बात है कि मैं उसे क्यों नहीं मार पाया। तो सदाऊ सोच रहे हैं कि ये बहुत अजीब बात है कि मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। सो ये चैप्टर है, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये। सो इसका होमवर्क आपको करना है, रीडिंग विद इनसाइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 8। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करने हैं। देर आर मोमेंट्स इन लाइफ, लाइफ के अंदर कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं व्हेन वी हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस, जिनमें हमें लाइफ में हार्ड चॉइसेस लेनी होती हैं, यानी काफ़ी कड़े जो कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं हमें लाइफ के अंदर। बिटवीन आवर रोल्स एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एज ए सिटीजन विद द सेंस ऑफ नेशनल लॉयल्टी, कि हमें अपने जो प्राइवेट लाइफ है उसके और अपनी जो हमारी अपने देश के प्रति जो लॉयल्टी है, अपनी वफादारी है, उनके बीच में हमें किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता है, हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। डिस्कस विद रेफरेंस टू योर द स्टोरी यू हैव जस्ट रीड। तो स्टोरी के रेफरेंस में हमें ये बताना है कि किस टाइप के जो डिसीजंस हैं हमें इस स्टोरी के अंदर लेने पड़े थे। डॉक्टर सदाऊ थे, उन्हें भी इस टाइप की एक सिचुएशन आई थी लाइफ के अंदर, क्योंकि उन्हें अमेरिकन था, वो एक सी के अंदर किनारे पर मिला था, और डॉक्टर सदाऊ वो एक जैपनीज़ थे, और जापान और अमेरिका के अंदर इस टाइम में फ़ाइट चल रही थी। तो उनकी जो लॉयल्टी थी वो तो अपने कंट्री के प्रति, वो तो ये थी कि वो इसको प्रिजनर को अपनी जो आर्मी है उसको सौंप देते। पर एज ए डॉक्टर, एज ए प्राइवेट लाइफ, उनकी जो प्राइवेट इंडिविजुअलिटी थी उसके अंदर उनका एक ये ड्यूटी थी कि वो उसे पहले इलाज करें, उसकी केयर करें। तो उन्होंने उसकी सर्जरी की थी, और डॉक्टर सदाऊ ने डिसीजन लिया था कि वो उसकी सर्जरी करेंगे। और बाद में उन्होंने ये अपने जो जनरल थे उन्हें प्रिजनर के बारे में बता के, अमेरिकन के बारे में बता के, अपनी जो कंट्री के प्रति उनकी जो ड्यूटी थी वो भी उन्होंने फुलफ़िल कर ली थी। तो डॉक्टर सदाऊ ने स्टोरी के अंदर अपनी जो दोनों ड्यूटी हैं वो कम्प्लीटली फुलफ़िल की थी। हालांकि एंड में वो प्रिजनर से वहाँ से भागने में प्रिजनर की हेल्प करते हैं। सो रीडिंग विद इनसाइट आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करनी है कंप्लीट। सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।